हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई 2026 का बोर्ड का एग्जाम आने वाला है आपका मैथमेटिक्स का। तो भाई ये आपके पास है 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे मैथमेटिक्स के एग्जाम में। तो भाई पहला सवाल यहाँ पर ये है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, ये 2024 के स्टैंडर्ड के कंपार्टमेंट में आया हुआ पेपर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भाई, एक एक सवाल अच्छे से कर लेना। तो दिया गया है इफ x बराबर आपको 5 है और ये सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपको बताना है कि k की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। देखो भाई ध्यान से, अब हमारे पास क्या है भाई, आपको सिंपल करना क्या है, x की जगह पर क्या पुट कर देना है, 5 पुट कर देना। तो आ जाएगा 2 इंटू में 5 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू में 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। जरा हम पेन की निब चेंज कर ले। हाँ जी, कर लिया। 2 इंटू 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे की, तो अंदर करेंगे तो होगा 5k माइनस 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। यह जाएगा 50 हमारे पास, ये 5k और जी और तो नहीं है ना के, हाँ ठीक है, माइनस 5 प्लस 10 बराबर 0। तो भाई 10 और ये 5 गए तो कितना बचा आपके पास यहाँ पर, ये बचा प्लस का 5 और प्लस का 5 और ये कितना हो गया आपके 85 हो गया, 55 बराबर 0। 55 उधर ले जाएंगे, 5 के बराबर माइनस का 55, के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 55 अपॉन में 5। 5 जो है यहाँ पर के के साथ क्या मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना आ गया भाई, के की वैल्यू माइनस की 11, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोला है दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m और n, वो किस तरीके से लिखे गए हैं देख लो आप। भाई आपको m दिया गया है यहाँ पर p की पावर 5, q की पावर 2 और n दे दिया है यहाँ पर आपको p की पावर 3 और q की पावर 4। और निकालना क्या है आपको, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास यहाँ पर, उनका क्या देखते हैं, उनका प्रोडक्ट देखते हैं। किस चीज का प्रोडक्ट देखते हैं हम, यहाँ पर हम देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर का। बात यहाँ पे लिस्ट नंबर की होती है, लेकिन हम पावर क्या देखते हैं, उसकी ग्रेटेस्ट देखते हैं। तो भाई पी की ग्रेटेस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 5 है। क्यू की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है यहाँ पर हमारे पास, 4 है। तो कितना आ गया, पी की पावर 5 और क्यू की पावर 4, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। तो भाई सवालों को एक एक को ध्यान से समझना है, नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर ये बात समझ नहीं आई है, इसको दोबारा से बता दो। अब देखो लिखा है था पेयर ऑफ इक्वेशंस x बराबर 2 और y बराबर 3 b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर। भाई एक बात बताओ, हम एक्सेस बना लेते हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। सपोज x बराबर 2a कहीं यहाँ आ रहा है, ठीक है, x बराबर क्या आ रहा है, 2a यहाँ पर आ रहा है, और y बराबर सपोज भाई प्लस का है तो 3 भी यहाँ पे आएगा कहीं पॉइंट, 3 भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब इसकी जो लाइन खींचेगी वो ऐसे खींचेगी और इसकी लाइन ऐसे खींचेगी, तो दोनों लाइन आपस में कहां पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है भाई, ये 2a 3b पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको बोला गया है कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं एपी की। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। क्या होता है कंसेक्यूटिव का मतलब, लगातार होता है। लगातार आने वाली टर्म से तो के की वैल्यू बताओ। भाई एक बात बताओ, बेहद आसान सवाल है। देखो अगर लगातार आने वाली टर्म है तो कुछ इस तरीके से होगी, a1 a2 a3 और ऐसे चलेगी। 3 टर्म्स दे रखी है, ये आपके पास k प्लस 7 है, दूसरी आपके पास 2k माइनस 2 है, और तीसरी आपके पास 2k प्लस 1 है, 2k प्लस 6 है। तो मुझे एक बात बताओ, इन सभी टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, वो सेम होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि a2 माइनस a1 बराबर किसके होगा, a2 माइनस a1 बराबर होगा किसके, a3 माइनस a2 के। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। a1 कितना है, देखो a2 है हमारे पास 2k माइनस का 2, माइनस a1 कितना है आपके पास k प्लस 7 बराबर a3 कितना है हमारे पास 2k प्लस 6 और a2 कितना है 2k माइनस 2। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। भाई आसान सा सवाल है। तो ये क्या 2k माइनस 2, अंदर भेजोगे माइनस के माइनस 7, ये गया 2k प्लस 6, माइनस साइन अंदर भेजो माइनस 2 और माइनस ये 2k ना, हाँ माइनस माइनस प्लस का 2। सॉल्व कर दो भाई, देखो 2k से ये 2k साफ हो गया,
एक 2 के से एक के, तो एक के बचा, माइनस माइनस का हो गया यहाँ पर हमारे पास 9, 6 और ये कितना हो गया 8 आ गया। तो कितना आ गया भाई आंसर हमारे पास, के की वैल्यू के बराबर 8, ये उधर जाएगा 9 और 8 9 कितना हो गया आपके पास 17 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगला सवाल इन्होंने दिया है, गिवन फिगर है पी और पीबी दो टेंजेंट्स हैं सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है और रेडियस कितनी दे दी इन्होंने 5 दे दी। और रेडियस बना लो, रेडियस कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर दे दी और एपीबी 60 डिग्री है। अगर मैं इसको यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो लाइन होती है ना इस एंगल को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। अगर ये कंप्लीट 60 है तो ये 30 होगा, ठीक है। आपको पता है रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरीके से बन गया ट्रायंगल, देखो ध्यान से, इस तरीके से यहाँ पे एंगल है 30, परपेंडिकुलर है 5 और बेस निकालना है, यानी कि आपको निकालना है यहाँ पर पी ए निकालना है। पी ए की लेंथ तो पूछी ना इन्होंने, हाँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 वाला। कौन सा होता है 10 वाला। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे, टेन थीटा, थीटा कितना है 30 है, 30 लिख दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस हमको यहाँ पर चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेस कितना आ गया हमारे पास 5√3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख दो आप, ठीक है। कितना आ गया 5√3 मीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, सही है ना। 10 30 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस निकाल दिया। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। अगला सवाल यहाँ पे बोला है, आपको फिगर दिया गया है एम एन पॉइंट्स हैं ऑन द साइड ओपी और ओएस पर रेस्पेक्टिवली, ट्रायंगल ओपीसी के साथ ओपीएस के साथ, और एमएन जो है वो पीएस के पैरेलल दे रखी है लाइन। एमएन किसके पैरेलल दे रखी है, पीएस लाइन के पैरेलल दे रखी है। तो भाई एक बात बताओ, अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो बीपीटी थ्योरम लगा दो। बीपीटी थ्योरम आपको पता है ना, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का ये क्या होगा भाई, ये रेशियो बराबर होता है। तो ओएम अपॉन में एमपी बराबर होगा ओएन अपॉन में एनएस के। ओएम निकाल लेंगे भाई हम, ये कितना है 8.5 है, ओएन कितना है 4.8 है और एनएस कितना है आपके पास 6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये जाएगा 4.8 इंटू में 8.5 अपॉन में 6। अब आपको पता है 6 8 जा कितना होता है हमारे पास, 8 6 जा 48 है ना, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पर सिंपल, तो 8 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 8.5 से करोगे, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 10 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। इसका पॉइंट हटाओगे तो एक 10 और आ गया। तो सीधे सीधा क्या करो यहाँ पर, ये करना है आपको 8 की 85 से मल्टीप्लाई अपॉन में 10 और 10 कितना हो गया 100, आसान हो जाता है देखो, है ना। 85 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 8 से कर दो आप, 8 5 से कितना हो गया 40, 8 8 से 64 और ये आ गया 68। तो भाई आ गया 680 और नीचे क्या है हमारे पास 00 है, तो आ गया 6.8। तो ये तो लेंथ आ गई किसकी, OM की लेंथ आ गई हमारे पास, कितना आ गया 6.8। और हमको क्या चाहिए, हमको तो OP चाहिए। तो OP कैसे निकलेगा भाई, 6.8 में जोड़ दो कितना 8.5, तो 8 और 5 कितना हो गया 13 का 1, 9 और 6 कितना हो गया 15, तो 15.3 आ गया आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है जी। अगले सवाल पे चलते हैं। बीपीटी थ्योरम भाई बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और 5 नंबर में आता है बीपीटी थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं और इसका प्रूफ पूछ लेते हैं, तो दोनों जब चीजें पूछी जाती है तो 5 नंबर में डायरेक्ट आती है सवाल, ठीक है। अगला बोला है ऑल क्वींस जैक्स एंड एसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। भाई एक बात बताओ, टोटल 52 कार्ड है हमारे पास, ठीक है। इस 52 कार्ड में से क्वीन निकाल दी, तो क्वीन कितनी होती है 4 क्वीन होती है, माइनस कर दो भाई 4, ठीक है। फिर जैक भी निकाल दिए, कितने जैक होते हैं 4 ही जैक होते हैं, जैक भी हटा दिए। फिर एसेस भी निकाल दिए, तो भाई एसेस कितने होते हैं 4 होते हैं, ये भी हटा दिए, ठीक है। तो रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड, बचे हुए कार्ड को हमने क्या किया वेल सफल कर दिया, है ना, ऐसे कट 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 कर दिया। तो भाई 4 4 4 कितना हो गया आपके पास 12 हो गया, तो घटाओगे तो कितना आएगा, टोटल कार्ड कितने आ गए आपके पास 40 कार्ड बचे भाई, कितने बचे 40 कार्ड। फिर उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ भाई किंग की कितनी होगी, किंग कार्ड कितने हैं भाई यहाँ पर, किंग तो निकाले नहीं, किंग तो 4 ही है, तो 4 अपॉन कितना हो गया
भाई किंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी होगी, किंग निकालना है आपको। फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल 4 कार्ड है और टोटल कितने कार्ड हैं, 4 है। कट करोगे तो 1 बाय कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास यहाँ पर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल इन्होंने बोला कि पी क्यू क्या है, डायमीटर है सर्कल का और आपको सेंटर दे दिया। चलो बना लेते हैं भाई। तो पी क्यू अगर ये डायमीटर है, पी और क्यू, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पी के कोऑर्डिनेट है -4,5 और ओ के कोऑर्डिनेट क्या है, ये इसका सेंटर है, ये है इसके 2,-4 और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपको निकालने हैं, इसको एक्स और वाई मान लो भाई। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है x, y बराबर में x1 y1, सॉरी x1 y1 कहाँ से लिख दिया, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो इसको x और y ना मान के x2 y2 मान लेते हैं, है ना। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 और ये x और y हो जाएगा। वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। देखो ये है 0 और ये है, गलत देख लिया, 0 नहीं है वो O है, ये है 2, -4 x1 कितना है हमारे पास, -4, x2 कितना है, x2 ही माना है हमने तो अपॉन 2, y1 कितना है हमारे पास 5 और y2 माना है अपॉन में 2। आपको मैंने एक बात बता रखी है कि पहली वैल्यू पहली के बराबर होती है और दूसरी वाली वैल्यू किसके बराबर होती है भाई, दूसरी के ही बराबर होती है। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 बराबर में -4 प्लस x2 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, -4 प्लस x2, 4 उधर भेज दो तो 4 प्लस 4 बराबर x2। x2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपके पास, ये आ गई 8। ये x2 मिल गया। अब y2 कैसे निकालोगे भाई, y2 के बराबर रख दो, है ना, -4 बराबर रखोगे किसके, ठीक है, -4 रखोगे 5 प्लस y2 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -8 बराबर 5 प्लस y2, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गया, -8 और -5, 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि -13 हो गया। तो y2 की जो वैल्यू निकल के आई वो -13 और x2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 8 आ गई, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक तो -13 और एक आपके पास 8, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको देखो सॉल्व करना बेहद आसान। तो आपके पास यह sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ऐसे ऐसे सवाल स्टैंडर्ड में ही बनते हैं भाई। ठीक है जी, तो देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है वैसे, ये होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। और सेक का रेसिप्रोकल बता दो भाई जल्दी कमेंट सेक्शन में। तो ये होता है कॉस, क्या होता है भाई, कॉस होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1 हो जाता है। तो पहला सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक कैप है जो किस शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप की है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। और उसका टॉप कैसा है भाई, ये कुछ इस तरीके से कैप है और इसका जो टॉप है वो कैसा है, कोनिकल है। ठीक है, प्यारी सी कैप है। इसके बाद इन्होंने बोला इस जो वॉल्यूम है किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का, वो किसके बराबर है, कोनिकल पार्ट के बराबर है। तो कहने का मतलब सिंपल सिंपल ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो किसके बराबर दे दिया इन्होंने, वो दे दिया भाई वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर दे दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, अब इन्होंने बोला है यहाँ पर देन द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। भाई आपको किसका रेशियो बताना है, उसकी हाइट का और उसके कोनिकल पार्ट की हाइट का, मतलब इसका हाइट और इसकी हाइट का रेशियो आपको बताना है। सपोज करते हैं सिलेंडर की हाइट हमने h1 मान ली और इसकी हाइट हमने h2 मान ली। तो ये h1 मान लिया और इसको हमने h2 मान लिया, कोई दिक्कत। देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर साफ हो गया, h2 नीचे भेज दो तो h1 अपॉन में h2 बराबर 1 अपॉन में 3। तो ये ध्यान दे लेना भाई, किसकी हाइट किसके साथ पूछी गई है। देखो हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट तो पहले आएगा, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट h1 पहले आ गया, ठीक है सही लिखा है। और टू द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, टू द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, तो h2 नीचे आ गया, तो 1:3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। कई बार क्या करते हैं बच्चे ऊपर नीचे कर देते हैं,
वहां दिक्कत हो जाती है भाई। वहां दिक्कत कैसे होगी, ऊपर नीचे करने पर वो 3:1 आ जाएगा। बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अब सवाल ये दिया गया है आपको कि आपको 7वीं टर्म बतानी है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एक ही फॉर्मूला है एपी का। कौन सा वाला फॉर्मूला है, जब हमको लास्ट टर्म से कोई सी भी टर्म निकालनी पड़ती है, एंड से देखते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होता भाई, याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से एक ही प्रकार का एक क्वेश्चन बनता है सिंपल सा। तो ए एन कितना है हमारे पास, ए एन देखो फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 8 है, ए हमारे पास 8 है माइनस का। डी कैसे निकालोगे, डी निकालेगे बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को घटा करके। तो माइनस का 5 प्लस का 8 कितना आ गया हमारे पास, ये प्लस का 3 आ गया, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर, एल दे दी यहाँ पे 49, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ए एन यानी कि 7th टर्म निकालनी है, ए 7 निकालना है आपको, एल आपको 49 दिया है, माइनस एन कितना है 7 है, 7th टर्म निकालनी है, और डी कितना है यहाँ पर 3 आ गया, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ गया। 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, और 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, 18। 9 में से 8 गया, 1 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, तो 31। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास यहाँ पर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। भाई समझ आई चीजें, समझ आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। और नहीं समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में बोला है डायगोनल जो है रोम्बस के इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। तो भाई एबीसीडी डायगोनल वो बना लो पहले। रोम्बस, रोम्बस की साइड्स क्या होती है आपस में, इक्वल होती हैं, ए बी सी और डी। और दूसरी बात, जो डायगोनल होते हैं ना रोम्बस के, वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, ठीक है जी। अब इन्होंने बोला टेकिंग ओ एज द सेंटर। अब यहाँ पर ये ओ है पॉइंट हमारा, इसको एज अ सेंटर माना। एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ओ ए। तो भाई एक आर्क ड्रॉ करी कुछ इस तरीके से, ठीक है, एट ओ ए एंड ओडी पर, ओए और ओडी पर, ओए और ओडी पर कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा ज्यादा बना दिया भाई, इस तरीके से ये आर्क ड्रॉ करी है ना। अब इन्होंने क्या बोला, तो बताओ द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ई एफ। ये ई है, ये एफ है। तो अभी एक बात बताओ, ये कौन सा एरिया बन रहा है भाई, ये 90 डिग्री है थीटा। तो 90 डिग्री के लिए मुझे बताओ एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा कितना है यहाँ पे 90 है, बस थीटा की कहानी थी। जो इन्होंने कॉन्सेप्ट घुमाया ना थोड़ा सा, वो थीटा ही था मेन, कि आपको पता लगना चाहिए कि भाई थीटा क्या है, एंगल क्या है। तो वो एंगल थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने एमसीक्यू को, ठीक है। रेडियस कितनी दी इन्होंने भाई, रेडियस दे दी 6, 6 इंटू में 6। अच्छा इसकी वैल्यू इन्होंने यहाँ पे पाई दे रखी है आंसर में, है ना, तो पाई रखते हैं इसको सेम एज इट इज, इसको पाई रहने दो भाई। ये कट के आएगा 1/4 आपके पास, ठीक है। इसको इससे काटो, ये 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा 3, कितना आ गया 9 पाई आ गया आंसर। क्या आ गया 9 पाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इन्होंने बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम एट रैंडम इन अ लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम इज 0.055। द नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम इन द लॉट। भाई मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही तो होता है, सभी यही बालक पढ़ते आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, इसकी प्रोबेबिलिटी दे दी चॉकलेट की। अब चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी दे दी, 0.055 दे दी। और आपको बताना है कि भाई कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट या फेवरेबल आउटकम से, या नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपकी कितनी थी, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स। और टोटल दे दिया आपको आउटकम, टोटल कितने यहाँ पर 600 है, ठीक है जी 600। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा सिंपल। तो हो गया भाई हमारे पास 0.055 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 600 से। पॉइंट हटाओगे कितने जीरो जाएंगे, 1 2 3, 1 2 1 2 7 हो गया। अब 55 की मल्टीप्लाई किससे करनी है भाई, 6 से करनी है, आंसर आ जाएगा। 6 5 30 होगा, 6 5 30 और 33। तो कितना आ गया 3 3 0 और एक जीरो नीचे भी था, कट गया, तो 33 बचा। कितना आ गया आंसर हमारे पास 33, यानी कि 33 जो थी हमारे पास
वो चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स थी, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी हमारे पास 0.055 आ रही थी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई यहाँ पर? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला इन्होंने दिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 2 है और थीटा 45 है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ भाई। ठीक है जी, आप मुझे बताओ tan थीटा यानी कि 45 है, tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 2 है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉट, भाई कॉस क्यों चल गया हाथ, हो गया कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 2। तो 1 उधर भेजेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 उधर भेज देते हैं भाई, कॉट स्क्वायर अल्फा 2 माइनस 1, तो आ गई 1। तो मुझे बस यूं बता दो भाई, ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो कॉट अल्फा बराबर रूट में 1 आएगा, तो कुछ इस तरीके से हो गया कॉट अल्फा बराबर 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 ही होगा, है ना। 1 की कोई भी पावर होगी तो क्या रहता है? हमेशा 1 रहता है। तो मुझे बताओ कॉट में 1 वैल्यू किसकी होती है भाई? कॉट 45 की होती है। लिख दो यहाँ कॉट 45 डिग्री, कॉट से कॉट हटाओगे तो कंपेयर करोगे तो 45 कितना आ गया हमारे पास? अल्फा की वैल्यू आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई यहाँ पर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। इन्होंने बोला है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -3 और 4, 2। भाई ऐसा सवाल जो है वो 7.1 का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। लास्ट के जो 4-5 सवाल है उनमें से ये सवाल है, एमसीक्यू में दे रखा है, स्टैंडर्ड में 2-2 नंबर में भी दे देते हैं। देखो भाई ध्यान से, तो भाई एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट किस फॉर्म के होते हैं? x, 0 की फॉर्म के होते हैं, और ये बराबर दूरी पर है किस पॉइंट से? एक तो 5, -3 की, और दूसरा है हमारे पास 4, 2। अब जब ये बराबर दूरी पर है तो इनका डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो भाई। तो देखो, इसको मान लो x2 y2, ये मान लो x1 y1, यहाँ पे भी मान लो x2 y2। देखो भाई ध्यान से, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -0 का होल स्क्वायर बराबर रूट में अगेन। भाई ये दूरी सेम है ना, तो हमने ये दूरी दोनों दूरी का सेम सेम लिख दिया है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दी। इसमें देखो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2 -0 का होल स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट साफ, काम तमाम। यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, -2ab मतलब 10x, -3 का स्क्वायर खोलोगे तो प्लस का 9 आएगा बराबर 4 का स्क्वायर मतलब 16, x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और -2 4 जा 8x, और 2 का स्क्वायर खोलोगे तो 4 आएगा। देखो ध्यान से, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर साफ हो गया, क्योंकि इक्वालिटी साइन के दोनों बाएं और दाएं हैं। ठीक है, अगर मैं इसको उधर भी जंप कराऊंगा, लेकर के जाऊंगा, तो ये तब भी माइनस होना है, तो हमने डायरेक्ट कट कर दिया। ठीक है जी, अब देखो बाकी और कुछ कट रहा है। 25 और 9 आपके पास कितने हो गए? हमारे पास ये 34 हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10x और प्लस का 34। इसको सॉल्व कर लो भाई, माइनस का 8x तो ऐसे रहेगा, 16 और 4 कितना आ गया आपके पास? 20 आ गया। अब देखो आगे कहाँ है प्रीव्यू, अब आगे देखो कैसे सॉल्व होगा। 8x को इधर ले आओ, ये हो जाएगा हमारे पास -10x प्लस का 8x। ठीक है, 34 उधर ले जाओ, 20 और माइनस का 34, तो माइनस का 14 तो यहाँ आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -14 अपॉन में माइनस का 2, कट के आ गया हमारे पास कितना? प्लस का 7, माइनस से माइनस साफ हो गया। ठीक है, तो जी x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई हमारे पास, है ना। देख लेते हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास? x 7 था, x 7 आ गया, x यहाँ पर 7 आ गया, और y कितना था? 0 था, तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चीजें समझ आई हो। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला इन्होंने बोला है आपको लेंथ ऑफ आर्क बतानी है सर्कल की, सबटेंडिंग एन आर्क 60 डिग्री एट इट्स सेंटर इज 22 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ देखो सवाल में बोला है अगर जो लेंथ है एक आर्क की, जो सर्कल के सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60, और वो कितनी दे दी? 22 दे दी, तो उसकी रेडियस बताओ भाई कितनी होगी। देखो ध्यान से, आप मुझे बताओ लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है थीटा अपॉन में 360 इनटू में 2 पाई आर होता है। थीटा हमको 60 दे दिया, ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे दी हमें? 22 दे दी। आपको पता है
पाई की वैल्यू 22/7 होती है और रेडियस हमको निकालनी है यहाँ से। इस 22 से ये 22 कट के 1 पे आ गया, 60 से ये 360 कटा 1/6 पर, क्रॉस अच्छा इसे भी काट दो भाई, ये कट गया कितने पर 3 पर, तो 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर चला गया, 7 भी इसके साथ ऊपर जाएगा, 7 ऊपर चला गया, तो भाई रेडियस कितनी आ गई यहाँ से कट पिट के कितना आ गया भाई 21 आ गई, 21 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आई चीज, नहीं समझ आई होगी तो एक बार खुद से भी ट्राई करना भाई, ये प्लस माइनस कट पिट काटना पिटना ये सब तुम्हारे बस में भी है, इतने बेवकूफ थोड़ी हो भाई, 10वीं क्लास में हो तुम, हो कि नहीं हो, ठीक है। तो भाई इतने गधे भी नहीं हो कि तुम ये मल्टीप्लाई डिवाइड और बस नहीं कर सकते, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, इतने तो होशियार हो यार। अब इन्होंने बोला है इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ग्राउंड ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। इन्होंने बोला कि जो भाई लेंथ है ना शैडो की, परछाई की जो लेंथ है ये ऑन द ग्राउंड, किसकी, पोल की, पोल की हाइट सपोज h है, तो वो √3 टाइम्स है हाइट ऑफ द पोल के, मतलब √3 टाइम्स है हाइट ऑफ द पोल के। तो आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, ये थीटा बताना है। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस एंगल का होता है, ये होता है tan थीटा का, tan ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का है ना, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा हमको यहाँ चाहिए, परपेंडिकुलर है h और बेस है √3 इंटू एच, एच से एच कट गया तो 1/√3 आ गया। तो मुझे बता दो जी जरा 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 की, तो 10 से 10 हटाओगे तो थीटा कंपेयर करके कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, यानी कि 30 डिग्री का जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा, तभी ये केस पॉसिबल हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं बालको। इन्होंने बोला दो डाइस है एक साथ फेंकी गई, जो प्रोडक्ट है नंबर्स का अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड, नोट कर लिया। अगली बात बोली द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन 8 एंड 30। भाई 8 और 13 के बीच में आने वाले नंबर कौन से हैं, 9, 10, 11 और एक 12। अब पहले लिख लो भाई 1 2 3 4 5 6, फिर लिख लो 1 2 3 4 5 और 6, सारे के सारे लिख। देखो अगर हम सारे ढेर सारे लिखेंगे तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, यहीं से पता लगा लेंगे। इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी बतानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन 8 और 13 के बीच में। देखो भाई 1 और 1 नहीं होगा, 2 1 नहीं होगा भाई। देखो ध्यान से 8 से ऊपर नंबर कौन सा आने वाला है, 8 से ऊपर आएगा 9, तो 9 की मल्टीप्लाई देखो 9 इससे करोगे तो 3,3 का एक पेयर बन गया, ठीक है। 3 4 12, एक पेयर इसके साथ बन गया 3,4, फिर 3 5 15 नहीं चलेगा। चौथे पे चलते हैं 4 2 8 नहीं चलेगा, 4 3 12 हाँ जी 4,3 बन गया, फिर 4 4 16 नहीं चलेगा भाई। फिर हमारे पास 5 का चलो भाई 5 2 10 हाँ जी चलेगा 5,2, 5 3 15 नहीं चलेगा, 6 2 12 हाँ जी चलेगा 6 2 12, ठीक है। अब 1 पे भी आ जाओ भाई 1 5 1 6 नहीं चलेगा, 2 पे चलेगा भाई 2 4 8 नहीं 2 5 10, 2,5 भी चलेगा भाई, ठीक है। 2 6 12 यानी कि 2,6 भी चलेगा, ठीक है। और बताओ और कुछ बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा। तो कितने पेयर बन गए यहाँ पर हमारे पास भाई, ये बन गए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ही पेयर बने। तो यानी कि 7 पॉसिबल केस यहाँ पर हमारे पास बन रहे हैं, जिनका अगर हम प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई करें तो वो 8 और 13 के बीच में आएंगे, ठीक है। जैसा खुद को भी समझ आ रहा हो वैसे भी ट्राई कर सकते हो आप। सारे सैंपल स्पेस के आउटकम्स बनाओ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। यह एक तरीका ये है जो मैंने आपको बताया है। नहीं समझ आया हो तो अपने तरीके से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, है ना। और समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, लाइक कर देना, ठोक देना लाइक, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा इसका आंसर क्या था ये तो देख लो, कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पर हमारे पास, 7 केस है तो 7/36, तो भाई ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास असर्शन और रीजन। असर्शन में पहला दिया गया है if the graph of polynomial intersects the x-axis at exactly 2 points then the number of zeros of that polynomial is 2। हाँ जी 2.1 एक्सरसाइज में ग्राफ दिए गए हैं, तो x एक्सिस को जितनी बार ग्राफ क्या करेगा, लाइन जो है वो कट करती है, उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो इसका मतलब उसके जीरोस भी कितने हुए, 2 हुए। 3 बार कट कर रहा हो तो 3 जीरोस, 1 बार कट कर रहा हो तो 1 जीरो, और नहीं कर रहा हो तो 0 जीरोस, ठीक है।
फिर उन्होंने बोला द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एट एक्स एक्सिस। इन्होंने बोला भाई एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, वहां पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बिल्कुल सही बात है, यानी कि असर्शन भी सही है और भाई हमारा रीजन भी यहाँ पर सही दिया गया और ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी है। यहाँ पे भी जीरोस की बात करिए, यहाँ पे भी जीरोस की बात करिए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। टीए और टीबी दो टेंजेंट्स हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो क्या होते हैं, लेंथ में बराबर होती है। अब देखो आप आगे, आपको टीबीए दे दिया 75, तो ये वाला एंगल दे दिया 75, तो आपको एबीओ 25 बताना है कि ये क्या है 25 होगा। आप मुझे एक बात बताओ, रेडियस, क्या बोला मैंने, रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो यानी कि 90 डिग्री होगा। और 90 में से जब आप 75 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 15 आएगा। कितना डिग्री आएगा, 15 डिग्री आएगा, ना कि 25 आएगा। तो असर्शन यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। रीजन को हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि रीजन ऑलरेडी यहाँ पर सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जिसमें असर्शन क्या होता है, गलत होता है, और रीजन हमारे पास क्या होता है, सही होता है, ट्रू होता है। ठीक है जी, सही बोला मैंने, नहीं एक सेकंड चेक कर लेते हैं। असर्शन ट्रू, ओ हो सी ऑप्शन नहीं है भाई, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन बताओ क्यों, क्योंकि जिसमें असर्शन गलत हो जाता है वहां हमारे पास, देखो असर्शन ट्रू है, हमें तो फॉल्स वाला चाहिए। असर्शन क्या था हमारे पास, फॉल्स था, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर करेक्ट। ठीक है जी, तो भाई इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।